नमस्कार। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि मैं जो अगला वीडियो जो बनाने जा रहा हूँ, जो जो हमारे मकान ग्राहक हैं, जो रेरा एक्ट लागू होने के बाद उसमें जिन मकान ग्राहकों पर अन्याय हो चुका है, जिसमें प्रोजेक्ट डिले होने की वजह से उनके पैसे फंसे हुए, पोजीशंस नहीं मिले हैं, या फिर और बहुत सारी रीजंस हो सकते हैं, एमिनिटीज़ हो या फिर क्वालिटी का इशू हो, फाइनेंशियल इश्यूज हो जिसमें पैसे ज़्यादा लिए हो, और अप्रूवल रिलेटेड कुछ इश्यूज रहते हैं कि प्रोजेक्ट में प्रॉपर अप्रूवल्स नहीं रहते या फिर कुछ इस तरह से। तो बहुत सारे इस समस्याओं की वजह से जो मकान ग्राहक पूरे देश में इश्यूज फेस कर रहे हैं, उसके लिए उस प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए रिसेंटली जो रेरा एक्ट लागू हो चुका है, और उस रेरा एक्ट के अंदर जो रनिंग प्रोजेक्ट्स है वो भी रजिस्टर करने के लिए खास करके वो महाराष्ट्र में इम्प्लीमेंट हुआ है, उस बारे में मैं बताना चाहूँगा। और कई और जगह 13-14 स्टेटों में भी लागू हो चुका है। महाराष्ट्र लीडिंग स्टेट है इस बारे में। उनका वेबसाइट भी एक्टिवेट हो चुका है और उसमें प्रोजेक्ट अभी तक करीबन 6-7 हज़ार प्रोजेक्ट रजिस्टर हो चुके पूरे महाराष्ट्र भर से। और ये जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स थे उनको भी 1 मई से लेकर 31 जुलाई, आज 31 जुलाई लास्ट है रजिस्ट्रेशन का। तो ये करने का था। उसमें क्या है कि आपको अभी जो कंप्लेंट करने वाले हैं उनको किस तरह से कंप्लेंट करना है, वो जो ऑनलाइन ऑफलाइन जो प्रोसेस है वो किस तरह से है, वो मैं जो ग्राहक है उनके लिए मैं इसमें डेमो दिखाने वाला हूँ, ताकि वो आसानी से उसको अपने कंप्लेंट्स को दर्ज कर सकते हैं। इसमें क्या है कि जो प्रोजेक्ट्स अभी देखो किस कौन से प्रोजेक्ट है दायरे में आ जाते, पहले उसको समझिए आप। ऐसे प्रोजेक्ट जिसमें अगर कोई सिंगल बिल्डिंग भी है, उसमें अगर 8 फ्लैट या उससे ज़्यादा फ्लैट हो, या फिर 5,000 स्क्वायर फीट का एरिया हो और उससे ज़्यादा अगर बड़ा प्रोजेक्ट हो, तो वो सभी प्रोजेक्ट्स रेरा के दायरे में आ जाते हैं। और अब तक आज जो लास्ट डेट है वो ख़त्म, ऑलमोस्ट शाम हो गए, तो ऑलमोस्ट टाइम ख़त्म हो गया उसका। तो आप देख लीजिए उसमें आप कल से आप अगर कल आपको सुबह अगर आप चेक करोगे, वो कैसे चेक करना है वो भी मैं बताऊंगा आपको कहा इसमें। तो ये प्रोजेक्ट उसमें देख लीजिए कि आपका प्रोजेक्ट जिसमें आपने कोई सिंगल छोटा प्रोजेक्ट भी हो, लेकिन जैसे मैंने क्राइटेरिया कहा जो 8 फ्लैट्स का ऊपर है, उसके ऊपर अगर है तो आपने आपका रजिस्टर होना है। उसको देख लीजिए आपका रजिस्टर है या नहीं है प्रोजेक्ट्स। अगर नहीं है तो उसके भी लिए आपका तरीका है, रेरा ने उसकी व्यवस्था की है। रेरा में एक ईमेल आईडी है जिसके अंदर आपका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन उनको रेरा को भेजना है, प्रोजेक्ट डिटेल्स, प्रोजेक्ट का नाम, डिवीजन, लोकेशन, उसका एड्रेस, और आप कब उस चालू हुआ है, क्या है आपका, कब कैसे। तो ये फॉर्मेट है, उसके अंदर आप उस फॉर्मेट में उस ईमेल आईडी पर आपने उसको, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स के साथ उसको रजिस्टर ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। अब जो जिनके प्रोजेक्ट आप रजिस्टर्ड है उनके लिए दूसरी प्रोसेस है, उनके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है, और वो पूरा साइकिल किस तरह से होता है मैं एक्सप्लेन करूँगा कि रेरा ने ये कंप्लेंट का जो साइकिल बनाया है, उसको प्रोसेस बनाई है, वो प्रोसेस में एक्सप्लेन करता हूँ। वो प्रोसेस एक्सप्लेन करने के बाद मैं उसको जो ऑनलाइन में जाकर फॉर्म कैसे फिलअप करना है, कंप्लेंट कैसे ये करनी है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन कैसे अपलोड करने हैं, वो एग्जैक्ट प्रैक्टिकली उसको डेमो में दिखाऊंगा। इसमें क्या है कि
दो तरह के इसके कंप्लेंट्स ब्रॉडली हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। एक कैटेगरी में क्या है कि उस तरह के कंप्लेंट्स जिसमें अंदर कॉम्पेंसेशन अगर आप मांगना नहीं चाहते, लेकिन जो बिल्डर के ऑब्लिगेशंस थे आज पर जो आपका कमिटमेंट कस्टमर के साथ, ग्राहकों के साथ जो कमिटमेंट था, वो कमिटमेंट अगर पूरा कर नहीं रहा है वो, खास करके एमिनिटीज़ है जो अगर जो कमिट किए रहते हैं, क्लब हाउस लेता फैसिलिटी, या फिर जो स्पेसिफिकेशंस एग्री की है जिसके अंदर फ्लैट के अंदर जो जिस तरह के स्टैंडर्ड के मटेरियल यूज़ करने का उसमें शुरू में एग्री किया रहता है आपके साथ, आपके एग्रीमेंट में भी उस तरह से रहता है जो आपको लगता है कि नहीं उसने यूज़ किया है, या फिर जो पेमेंट है आपको जो एग्री किया रहता है उसके अलावा एक्सेस अमाउंट आपसे मांग रहा होता है या ले रहा होता है, या फिर आपको कई बार क्या है पैसे लिए रहते हैं लेकिन सब रजिस्टर में उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ रहता, या फिर आपका वो प्रोजेक्ट पूरा हुआ है लेकिन वो रजिस्ट्रेशन इसकी सोसाइटी नहीं बना रहा है, या फिर कन्वेंस नहीं कर रहा है, कि इस तरह की कई चीज़ें हैं जो आप बिल्डर से ऑब्लिगेशन पूरा करना चाहते हैं, उसको इमीडिएटली बिल्डर को फोर्स करना चाहते हैं कि वो इन चीज़ों को एक्शन ले ले और आपका कमिटेड ऑब्लिगेशन है उसको पूरा करे। वो उस तरह की कैटेगरी में आप चाहते हैं कि वो बिल्डर वो चीज़ें पूरा करे, लेकिन आप उसमें कोई फाइनेंशियल कॉम्पेंसेशन वगैरह नहीं मांगना चाहिए, वो उस कैटेगरी में कुछ ये आते हैं। दूसरे कैटेगरी में ये आता है कि जो फाइनेंशियल लॉस आपको हुआ रहता है, कई बार 2 साल, 2.5 साल, 3 साल में आपको पोजीशन देने का वादा किया रहता है और वो 3, 5 साल, 7 साल, 8 साल इस तरह के प्रोजेक्ट अगर वो डिले हुए रहते हैं तो उसमें आपको क्या होता है कि आप बैंक लोन ले रहता है और बैंक लोन लेकर आपको ईएमआई भरते रहते हैं, उसका इंटरेस्ट ब्याज वगैरह भरते रहते हैं, साथ साथ आप जहाँ भाड़े पर रहते रहते हैं उसका रेंट, मंथली रेंट 10,000, 15,000, 20,000 जो भी भरते रहते हैं आप, तो दोनों तरफ से आपको फाइनेंशियल लोड आपके ऊपर रहता है। वो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल अगर आपको पोजीशन मिल जाता तो उसमें आप रहने जाते हैं। दूसरा ये नहीं कि वो खुद रहने जाते, कई ऐसे इन्वेस्टर भी हो सकते हैं जिनका खुद का दूसरी जगह मकान है लेकिन इसमें इन्वेस्ट किए रहते हैं, तो उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी लूज करने वाली बात रहती है। वो अगर उन्होंने पैसा लगाया तो उसको रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, वो फ्लैट फिर सेल करना चाहते हैं या फिर उसमें रेंट पर लोग लगाए देते तो उनका इनकम चालू हो जाता। आप पैसा लगा रहे हैं, कैपिटल लगा रहे हैं, तो कैपिटल के अगेंस्ट आपका अर्निंग्स में आपका अगर प्रोजेक्ट 3 साल पहले आपको फ्लैट पोजीशन मिल जाता तो 3 साल तक आप उसको अर्निंग मिल जाता, उसको कंटिन्यूसली मंथली उसको रेंट मिल जाता, या सेल करते तो आपके अमाउंट फंसा हुआ निकल जाता किसी जगह और ये कर सकते। तो ये सारे अपॉर्चुनिटी लूज करते इन्वेस्टर होते हैं, या खुद रहने के लिए जिनको है वो दूसरे तरह से नुकसान में आ जाते हैं, उनको ईएमआई वो सब वो खर्चा एडिशनल ये करना पड़ता है। तो ये सब कैटेगरी के जो कस्टमर्स है उनके लिए रेरा में वही सिमिलर रिड्रेसल है, और वो आपने फिर उसको बहुत आसान कर दिया उन्होंने। वो प्रोसेस जो है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि एक बार आपने एक तो रजिस्टर करना है रेरा में जाकर, आप रजिस्टर करना है अपने एज अ सिटीज़न, एज अ कंप्लेनेंट आप रजिस्टर करना है। उसके बाद में आपको पासवर्ड आईडी जैसे नॉर्मल आप वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन करते हैं, सिंपल ब्रीफ इंफॉर्मेशन, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर ये करके आपका लॉगिन आईडी प्लस आप पासवर्ड कंफर्म कर दिया, आपका क्रिएट हो गया। अब उसके बाद में क्या है कि आप एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद में आप जो प्रोजेक्ट है उसको अपने डिटेल्स इंफॉर्मेशन
क्योंकि कंप्लेंट करने से पहले आपको पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए कि उसमें दो तरह की चीज़ें, एक जो प्रोजेक्ट में एक्चुअल फ्लॉज है, प्रॉब्लम्स आप विजिबली देखें, उस जो आपको मालूम है उसकी फ़ोटोग्राफ, डॉक्यूमेंट्स जो भी, या फाइनेंशियल जो ट्रांजेक्शन है उसमें कुछ एक्सेस, बिल्डर ने एक्सेसिव कुछ एक्शंस हो गए उसके, जिसकी वजह से आपको नुकसान, तो वो और दूसरा जो आपके अगर कॉम्पेंसेशन के लिए जा रहे हैं तो आपकी कैलकुलेशन शीट, आपके रिसीप्ट्स, टाइम बाउंड जो पेमेंट आपके टाइमली किया रहता है उसका डेट वाइज अलग अलग आपने एग्रीमेंट वैल्यू, ये टैक्स, ये सब पेमेंट किया रहता है, तो उसका एक एक्सेल शीट कि किस डेट में क्या पेमेंट किया रहता है आपको। अगर वो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट में, और एक चीज़ की, अगर वो फिट आउट पोजीशन आपको दिया है, ये फिट आउट पोजीशन क्या होता है कि अगर फ्लैट कंप्लीट हुआ है तो फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए नॉर्मली दैट्स नॉट ए लीगल पोजीशन, बट नॉर्मली बिल्डर्स गिव इट हैंड ओवर तो। पर नॉर्मल कैसे केसेस में होता है कि फिट आउट 2 महीने में वो पोजीशंस फाइनल लीगली देना के स्थिति में अगर बिल्डर रहता है फिनिशिंग वगैरह ये करके, ऐसी स्थिति में वो फिट आउट पोजीशन का कोई मतलब भी रहता है। अगर फिट आउट पोजीशन देकर आपको फिट आउट के लिए आपको हैंड ओवर करके 2-3 साल 4 साल अगर कोई ये करके रहता है तो वो फिट आउट का कोई भी मतलब नहीं रहता। बाकी एमिनिटीज़ है, अगर मान लीजिए आपका पास 5 स्टोरी 6 स्टोरी 7 स्टोरी बिल्डिंग है, उसमें 5वीं 6ठी स्टोरेज पर आपका माले पर आपका फ्लैट है, फिट आउट के लिए आपको दिया, उसकी लिफ्ट की कंप्लीशंस नहीं, ये नहीं, अब उसको साल भर तक बाकी एमिनिटीज़ नहीं किया, तो आप क्या उसका फिट आउट का कोई मतलब नहीं रहता। वो सारी स्थिति कंप्लीशन स्टेज में रहता है, ये रहता है, सिर्फ वो उनको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलना रहता है या कुछ रहता है, वो 1-2 महीने में उनको मिलने वाला होता है। ऐसे केसेस में वो फिट आउट का जो दिया रहता है वो का मतलब वो लेटर आपका। और ये सारी चीज़ें आपने डॉक्यूमेंटेशन पीडीएफ फॉर्मेट में आपके पास तैयार करना है, फोटोग्राफ्स आपके साइट की जो क्वालिटी के है, और जो इनकम्प्लीट वर्क है प्रोजेक्ट के जो स्टेटस जो आज का जिस वक्त कंप्लीट कर रहे हैं अब तक, उसका लेटेस्ट स्टेटस क्या है, वो डिफरेंट इससे फोटोग्राफ्स लेकर उसमें आप MS वर्ड में वगैरह पेस्ट करके उसको सेव एज PDF कर देते, PDF फॉर्मेट में सेव हो जाती फाइल्स वगैरह। तो इस तरह के डॉक्यूमेंटेशन जो पार्ट है वो तैयार करने के लिए आपको तीसरा क्या रहता है कि डॉक्यूमेंटेशन पार्ट में आपने जो प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन अपलोड की है बिल्डर ने, उसमें अंदर वो इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं रेरा में, वो आपने स्टडी करनी कि उसके अंदर जो कंप्लीशन डेट दिए वो करेक्ट दिए क्या, जो डिफरेंट बिल्डिंग्स है वो प्रॉपरली उसने कंप्लीट स्टेटस दिया रहता है कि इतना % कंप्लीट हुआ है, वो एक्चुअली साइट में कंप्लीट हुआ है क्या नहीं, और कई चीज़ें वो आपको कंपैरेटिवली चेक करना है, रियलिटी के साथ मैच करते हुए उसने इंफॉर्मेशन जो फीड की है प्रॉपर है कि नहीं। एरिया खास करो आपके एग्रीमेंट में कारपेट एरिया कुछ दिख रहा है, वहाँ अगर रेरा की इसमें जो इंफॉर्मेशन आप फीड कर रहे हो वो देख लो, क्योंकि आपको जो मिला है तो सही एरिया मिला है कि नहीं जिसका पैसा उन्होंने लिया रहता है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ रहता है कि खास करके और एक इम्पोर्टेंट बात देखने की है, जो एग्रीमेंट का ये है, एग्रीमेंट के जो फॉर्मेट रहता है उसको भी बिल्डर ने इसके ऊपर जो अपलोड किया रहता है, वो एग्रीमेंट पूरे क्लॉजेस देखिए, आपके साथ जो एग्रीमेंट किया रहता है, अभी ये आपके प्रोजेक्ट रहता है 4 साल 5 साल 6 साल पुराने रहते, उस टाइम में उनको बिल्डरों को सपने में भी नहीं होगा कि वो प्रोजेक्ट इतने चले गए उसमें रेरा में जाकर वो फंसेंगे। तो कई आपके एग्रीमेंट ऐसे ही रहते हैं, उसमें कई क्लॉजेस नेचुरल जस्टिस के इश्यू रहते हैं, लेकिन कस्टमर क्या करता है, ठीक है फ्लैट ले रहता है, वो बिल्डर मानता नहीं, कई क्लॉजेस अगर कोई एक आध कस्टमर पूरे एग्रीमेंट पढ़ भी लेता है तो ऑब्जेक्शन भी करता है, तो बिल्डर बोलता है लेना है ले लो, नहीं तो ये ऐसी स्थिति रहता है। उसमें क्लॉज सपोज उसने क्लॉज डाला रहता है, अगर
तुम अगर पेमेंट डिले करोगे तो 21% से हम तुम्हारे से ब्याज लेंगे, पेनल्टी लेंगे। अगर हमारी तरफ से प्रोजेक्ट डिले होगा तो 9% या 8% आपको देंगे। इस तरह का दिस इज नॉट दिस कंडीशन इज नॉट जस्टिफाइंग नेचुरल जस्टिस। सस्टेनेबल नहीं है लॉ के अंडर इस तरह के कंडीशंस। तो फिर भी वो डाल देते हैं, कोई देखता नहीं उसको। आज तक स्थिति कैसे है मालूम है आपको। लेकिन अब रेरा में क्या है कि जो नए प्रोजेक्ट आएंगे उसमें आप जो एग्रीमेंट बिल्डर कर रहे हैं उनके साथ वो भी लोड होगा। फिर वो ऐसा एग्रीमेंट होगा जिसके अंदर लीगली सस्टेनेबल क्लॉजेस होंगे उसके। ऐसे नहीं मनमर्जी कुछ भी डाल दे। तो और एक बात इस तरह की आप चेक करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड करके रहता है उसके अंदर। अब क्या है कि एक केस में मैंने देखा, जो रेरा के वेबसाइट में प्रोजेक्ट रजिस्टर हुआ है उसकी इंफॉर्मेशन मैंने उसके ऊपर जो एग्रीमेंट का जो फॉर्मेट अपलोड किया है वो डाउनलोड करके मैंने उसको देखा। उसके अंदर डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड कंप्लीशन के बाद में 5 साल दिया हुआ है। इसलिए होना ही चाहिए, लीगली भी वही चीज़ें है। लेकिन जो एग्रीमेंट उस प्रोजेक्ट में कस्टमरों के साथ की गई है उसमें 1 ही साल लिखा है। 1 साल क्या, वो कंज्यूमर आइटम ये है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स 5,000 10,000 20,000 का आइटम है वो, जिसके अंदर तुम 1 साल का ये करो। इतनी बढ़िया जीवन की पूंजी लगा कर लोग ये रहते हैं और धीरे धीरे ये उसके अंदर स्ट्रक्चरल ये आते, बाकी रिपेयर्स के प्रॉब्लम आ जाते हैं। लॉक्स रहते हैं एल्यूमिनियम के, लीकेजेस सीपेजेस रहते हैं, स्ट्रक्चरल। वो नॉमिनली 5 साल हो गए वो उसमें डाला है। अभी वो क्या है, रेरा में जो अपलोड किया है उसमें 5 साल उसने डाला है। उसी प्रोजेक्ट में लोगों को जो एग्रीमेंट किए उसमें 1 साल डाला। तो ये चीज़ें मिसमैचेस आपको वो देखने पड़ेंगे। आपको जब आपके प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन देखते टाइम उसने जो इंफॉर्मेशन अपलोड की है वो आपको समझना है और आपके रियलिटी में उसके चेक करना है। आपके एग्रीमेंट के साथ में उसको कंपेयर करना है क्लास बाय क्लास, कई चीज़ें आपकी। दूसरा एक बिल्डिंग परमिशन करके रहता है, जो एक तो सिटीज़ के अंदर टाउन प्लानिंग और सिटीज़ के बाहर के एरिया में अभी तक वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वगैरह उसको ये देता था, अप्रूवल देता था बिल्डिंग परमिशन। अभी इसके बाद जैसे पुणे जैसे PMRD अभी आ गया बाकी आजू बाजू के, तो उसमें बिल्डिंग परमिशन के अंदर के किस क्या क्या कंडीशन पर वो परमिशन मिला है प्रोजेक्ट को, ये भी आप मराठी में डॉक्यूमेंट्स रहते हैं इधर महाराष्ट्र में। अब उसमें देखिए जो क्या क्या कंडीशन डाली है। अभी उसमें कई चीज़ें हो सकती है कि कुछ साल पहले तो ये सोलर वाटर हीटर की कंपल्शन हमारे महाराष्ट्र में नहीं था, लेकिन महाराष्ट्र में कुछ साल पहले उसको कंपलसरी कर दे कि ईच एंड एवरी प्रोजेक्ट हैव टू इंस्टॉल सोलर वाटर हीटर ऑन देयर प्रोजेक्ट्स। दे हैव टू solar water heater to each flat owners. Now अगर वो आपने परमिशन, वो जो परमिशन ली गई है गवर्नमेंट बिल्डिंग अप्रूवल मिला है उसके अंदर वो चेक करना कि वो है, अगर है और आपके बिल्डर ने इंस्टॉल नहीं किए। कई बार होते हैं सर, वो अब एक केस में हमने देखा है उसको बिल्डर को हम जब पूछने थे, मुझे पता था उसको करना है, लेकिन वो बोलता था नहीं वो बिल्डर पुराना सैंक्शन है तब कंपलसरी नहीं था, वो हमारे को बिल्डिंग परमिशन नहीं है। इस तरह से वो कुछ जवाब दे देते हो अगर बोलना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं बिल्डर ने वो सारी चीज़ें आपको पॉइंट बाय पॉइंट देखने हैं और रियलिटी में आपका जो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है, जो आपके साथ डॉक्यूमेंटेशन हुआ है, जो कुछ वो उसके साथ मेल खाता है कि नहीं, जो डेट्स है, जो स्पेसिफिकेशंस है इसके अंदर काम क्वालिटी का, एरिया वाइज इसके अंदर एक लेआउट अप्रूव्ड लेआउट करके अपलोड किए हैं उन्होंने। अगर पूरा मैं जो डेमो दिखाती टाइम दिखाऊंगा कि वो किधर रहता है, वो डॉक्यूमेंट
आप वो देखें तो उसमें लेआउट पूरा है रहता है कि पूरा एरिया क्या है, उसके अंदर एमिनिटीज क्या क्या दिखाई है या कुछ है, तो अप्रूवल में क्या लिया है इसने, सैंक्शन लेआउट में क्या है, वो चीज़ें आपने देखनी है। तीसरा, एफएसआई डिवीजन का चक्कर भी बहुत सारे प्रोजेक्ट में है। आपको मालूम है ये कि कई जो अप्रूव्ड नकाशे रहते हैं उसके अंदर वो एफएसआई एडजस्टमेंट करने के लिए कई फ्लैटों में अंदर की तरफ वो बालकनीज वगैरह टेरेसेस दिखाते हैं, प्लान में अप्रूव होता है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन करते टाइम बिल्डिंग के बाहर एक्सटेंड कर लेते हैं प्लान में। वो इनर रूम का हिस्सा पार्ट ऑफ द रूम शो करते हैं कि ये बालकनी टाइप उसको ये रह दिखाते हैं, और वो एफएसआई पूरा एडजस्ट कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन करते हैं तो बाहर करते हैं, वो रूम पूरा क्लियर करते हैं, उसको बाहर एक्सटेंडेड टेरेसेस करते हैं। और ये चीज़ें है, कई केसेस में है, बहुत सारे प्रोजेक्ट में इस तरह के केसेस आपको मिलेंगे। अगर छोटे मोटे प्रोजेक्ट में तो सर्रास इन चीज़ों का ये है कि अप्रूव्ड लेआउट हो और काम जो किए रहते उसके अंदर ये करते। कई जगह देखिए ओपन प्लान के अंदर ओपन टेरेसेस डाले, ओपन टू स्काई टेरेसेस है, उसको कवर्ड करके अंदर रूम में लेकर कंस्ट्रक्शन करते टाइम वो पूरा रूम का हिस्सा देकर बाहर से आरसीसी पर्दी लेकर उन्होंने पूरा रूम का हिस्से बनाए हुए हैं। ऐसे भी प्रोजेक्ट आपको देखने मिलेगी। कई तरह के ये इलीगलिटी बिल्डर की तरफ से होती है, उसका गवर्नमेंट को भी उसका ये करते, वो चीट करते कस्टमर को, दोनों तरफ से वो सब चाला पूरे सालों से धंधा चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी कि आपके प्रोजेक्ट में इस तरह से आपको आपके साथ कोई गड़बड़ तो नहीं हुई। अगर मान लीजिए पूरा वो टेरेस बाहर निकल कर जो आप अप्रूव्ड प्लान में नहीं है, उस टेरेस का पूरा पैसा आपसे लिया रहता है, और लेकिन आपको जो नक्काशा अप्रूव देगा और जो आपका एग्रीमेंट होगा उसमें एरिया नहीं रहता, वो उतना ही अंदर का एरिया आपका कारपेट एरिया दिखेगा, और आपका पूरा पैसा लेते टाइम पूरा एरिया का लिया रहेगा। जब आप सेल करते जाओगे या फिर बैंकों के पास जाओगे, जो उसमें दी रहती है, जो एरिया दिया रहता है, ये रहता है, वैल्यूएशन जब आती है बात, तो बाद में आप जाकर ये थोड़ी बोलते कि मैं नहीं, मेरा बालकनी बाहर है, ये रिकॉर्ड में तो नहीं ना, रिकॉर्ड में नहीं रहता, तो आपको सारी चीज़ें ये हमेशा इशू रहता है। कोई अगर इलीगल स्ट्रक्चर का आपका हिस्सा बनते, ये तो छोटी मोटी टेरेस की बात है, लेकिन कई बार पूरा प्रोजेक्ट ही रहता है, तो तोड़ने फोड़ने की स्थिति आजकल इलीगल स्ट्रक्चर कोर्ट्स एडिशन दे रहे हैं, तो ये हम रिस्क लेते हैं। इवन छोटी चीज़ों में भी रिस्क लेने के, आप पैसा पेमेंट कर रहे हैं तो लीगली आपको ये बिल्डर ने आपको वो अप्रूव्ड बालकनी नहीं है करके कम तो पैसा नहीं ले रहता, पूरा पैसा लिया जाता है आपसे। तो ये चीज़ें अब देखिए कि ऐसी कोई स्थिति है तो उसको भी आइदर बिल्डर ने रिवाइज अप्रूवल लेकर वो एफएसआई एडजस्ट करके देना है, आइदर प्रीमियम में एफएसआई खरीदी करके, या फिर उनके पास एडिशनल एफएसआई हो तो उसमें एडजस्ट करके रिवाइज प्लान अप्रूव करवा कर देना है आपको, वो तो करना ही है। वो उसको अगर आप कंप्लेंट अभी में शामिल करोगे तो ये आएगा, उसको उसको जवाब देना पड़ेगा, और करवाना पड़ेगा, उसको पेनल्टी भी लग जाएगी और उसको करना। तो कंप्लेंट करने से पहले ये इन चीज़ों का पूरा तरह से आप स्टडी करने के बाद, डॉक्यूमेंट का ये करने के बाद, उसके एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, उसको पीडीएफ में लेकर फिर आपने सब सिस्टम में बैठ जाना है, उसको इंफॉर्मेशन को अपलोड करना है। ये अपलोड करने के बाद एक बार क्या होता है कि आपको एक आध 2 दिन के अंदर आपका वो एप्लीकेशन ऑनलाइन अप्रूव हो जाता है, और सिस्टम जनरेटर आपको रिप्लाई आ जाता है मेल में कि आपका ये अप्रूव। इसी एक बार अप्रूव होने के बाद उसको चेंजेस उसमें नहीं कर सकते हो। उसके बाद क्या है कि विदिन 45 डेज 45 दिन के अंदर आपको उन्हीं डॉक्यूमेंट को जो आपने अपलोड किए, उन सभी डॉक्यूमेंट्स को आपके कॉपीज बनानी पड़ेगी, हार्ड कॉपीज। उसके ऊपर सेल्फ अटेस्टेशन करके वो
रेरा के जो ऑफिसेस है पुणे में या मुंबई या नागपुर, जो जिस जगह रेरा के ऑफिसेस डिविजनल ऑफिसेस ओपन हुए, उस ऑफिसेस में जाकर आपको वो डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं। जब तक वो डॉक्यूमेंट फिजिकली आप सबमिट नहीं करते रेरा, 45 दिन का टाइम है आपके पास, उस उतने दिन में आपने सबमिट, तब तक वो आपको कंप्लेंट करने की प्रोसेस पूरी नहीं होगी। ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर कर दिया तो आपका काम हो गया, नहीं है, ऐसा नहीं है। वो हार्ड कॉपीज आपको वहाँ जाकर वो उसका जो रेरा की तरफ से जो लेटर आया रहता है उसमें वो कंप्लेंट नंबर रहता है आपका, किस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट कंप्लेंट रहता है, उसका प्रोजेक्ट आईडी रहता है। तो सारी इंफॉर्मेशन की प्रिंट आउट, उसके नीचे वो पूरे आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हुए सारी उसकी कॉपी सेल्फ अटेस्टेशन करके वो पर्सनली जाकर वहाँ जाकर आपने सबमिट करना रहता है। वो 45 दिन के अंदर ही करना होता है। वहाँ से फिर विद इन 60 डेज रेरा उसका रिड्रेसल करेगा, आपको एडजुडिकेशन करेगा। उसको 60 दिन का टाइम है आपका डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद में टाइम चालू होता है उनका रेरा का। अब ये आपके ऊपर है, आप टाइम निकाल कर 45 दिन का वेट करने की जरूरत नहीं है। आप 4 दिन में, 8 दिन में, जैसा भी आपको टाइम मिले, 15 दिन में, जितना जल्दी हो सके वो डॉक्यूमेंट आप जाकर रेरा में सबमिट कर दीजिए, ताकि आपका जो 60 डेज का साइकिल अर्ली चालू हो जाए। और ये एक बार आपने डॉक्यूमेंट उनको रेरा को देने के बाद में, रेरा में जो मेंबर्स है, 2 मेंबर्स आपके जो ऑनरेबल मेंबर्स रहते हैं रेरा के, उसमें से एक मेंबर को आपका कंप्लेंट सिस्टम के थ्रू असाइन हुआ रहता है। वो मेंबर क्या करता है कि उसको केस की जो क्लासिफिकेशन है, जिसके अंदर अभी कॉम्पेंसेशन अगर मांगा है कस्टमर ने, तो उसकी कैटेगरी अलग हो जाती है, और कॉम्पेंसेशन नहीं मांगा है तो उसको अलग से ट्रीट करते हैं सिर्फ पब्लिक। तो कॉम्पेंसेशन अगर मांगा है तो फिर वो 1-2-4 सेक्शन है रेरा के, जिसके अंदर सेक्शन 12 है, सेक्शन 14 है, और एक सेक्शन 18 और सेक्शन 19, डिफरेंट 4 सेक्शंस है जिसके अंदर रेरा को ये कॉम्पेंसेशन रिलेटेड केसेस को एडजुडिकेट करना होता है। तो उसको क्या करता है कि वो पूरी फाइल जो लीगल ऑफिसर रहता है उसके पास ट्रांसफर होता है। लीगल ऑफिसर उसको स्टडी करके ये करके नेक्स्ट उस फाइल केस को अपना ओपिनियन ये बनाकर एडजुडिकेशन ऑफिसर जो रहता है ऑफिसर, उनके पास वो चली जाती है। एडजुडिकेशन ऑफिसर क्या करता है कि दोनों पार्टी को वो हियरिंग के लिए लेटर लिखता है कि हियरिंग को आना है। तो जो डेट दी जाती है उस डेट में आपने क्या करना रहता है कि अभी ये देखिए, इसमें जो मुझे इंफॉर्मेशन है, जानकारी है, हो सकती है उसमें मैं पक्के तौर पर उसको ये कहीं नई चीज़ है। ये हियरिंग जो होगी ये इस कोर्ट की तरह नहीं होगी, ये ऐसा लगता है मुझे, जिसमें कि दोनों पार्टियों को सामने सामने खड़ा होके वो ये बात कुछ कर रहा है, उसके आगे वो बात कुछ कर रहा है, और फिर जज की तरह कोई आदमी सुन रहा है आपकी बातें। इस तरह से नहीं होगा। ये हियरिंग स्टैगर्ड वे में होगी। मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए 10 साढ़े 10 बजे आपको कंप्लेनेंट को 10 या बजे साढ़े 10 बजे का टाइम दिया है, तो बिल्डर को आधा घंटे का 1 घंटे का, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ केस, उसको वो टाइम दिया रहता है। तो ऐसा कि आपका हियरिंग हो गया तो उसके बाद उसका हियरिंग आपका होगा। इस तरह से इंडिविजुअली हियरिंग होगा। इस तरह से मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। ऐसा हियरिंग जिसके अंदर दोनों पार्टियों के सामने सामने नहीं होगा, ऐसा मुझे ये है। वो तो एक बार प्रोसेस चालू होने के बाद हो सकता है ये चीज़ें ऐसी हो, कोर्ट की तरह
नहीं हो सामने सामने दोनों पार्टों के लाकर, वाह ये बढ़ सकता है, बातें बढ़ सकती है, इसलिए ये इंडिविजुअल हो सकती है कुछ। अब ये देखिए कि इसके अंदर क्या है कि अगर मान लीजिए ये सारी चीज़ें जो अभी तक मैं बता रहा हूँ, थोड़ा अब पढ़े लिखे ज़्यादातर लोग हैं उनको इतना एक मुश्किल नहीं लगेगा, साधारण सा है, ऐसे कोर्ट की तरह ऐसा कोई प्रोसेस एक बार समझ में आया तो उसको डील कर सकता है। और दूसरा, वहाँ जाकर आपको कोर्ट की तरह प्रूफ वगैरह बहुत कुछ करना नहीं रहता है, आपको सीधी सादी बातें उसको रेरा के ऑफिशियल्स को बताने रहती कि ये प्रोजेक्ट, ये देखिए एग्रीमेंट में ये प्रोजेक्ट मुझे 2013-12 में देने वाले थे, अभी 2016, 17, 18 आ गए तो मुझे प्रोजेक्ट पोजीशन नहीं मिल रहा है और मैं बाहर भाड़ा दे रहा हूँ, ब्याज भर रहा हूँ, और मुझे कॉम्पेंसेशन लॉ के अंदर जो कॉम्पेंसेशन है वो कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए। सिंपल बात आपने बोलनी है, उसके सपोर्ट में आपके डॉक्यूमेंट्स देने हैं। दूसरा चीज़ जो आपके बाकी चीज़ें हैं एम्यूनिटीज़ के बारे में, ये तो सारे आपके पास जो अग्रीमेंट रहता है, ये रहता है, उसमें वो दिया रहता है मैं ये करूँगा वो करूँगा, उसने नहीं किया होता है, उसके फोटोग्राफ्स वगैरह ये उस तरह की एविडेंस आपने देने। ये वहाँ जो रेरा के लोग हैं वो ग्राहकों के प्रोटेक्शन के लिए बैठे हैं। जज होता है वो इम्पार्शियल होता है, अगर कोर्ट रेगुलर कोर्ट में जाओगे तो उसके अंदर वो दोनों जब तक ये नहीं रहता तब तक वो इक्वली उसको ये करते हैं और उसको दोनों को अपनी तरफ से चीज़ें को प्रूव करना होता है। इसमें इस तरह से नहीं है, थोड़ा टिल्टेड एटमॉस्फेयर रहेगा इसमें पूरे प्रोसेस में, जिसमें रेरा का जो इंक्लिनेशन इज टू कस्टमर्स। सो आपकी एक बार बात रेरा के समझ में आई कि ये है, ऐसी स्थिति है बिल्डर क्या, क्योंकि रेरा का आना एक्ट का उसके पीछे ही की कहानी है ऐसी है कि पूरे हमारे देश में क्या व्यवस्था फैली है बिल्डरों के ऊपर। तो इसलिए वो रेरा का टिल्ट तो रहेगा कस्टमर के तरह। कोर्ट में ऐसी चीज़ नहीं रहती, जब कोर्ट में कोई केस चालू होते है तो प्योरली ब्लैंक रहता है, उसके जज के दिमाग में कुछ भी नहीं रहता कि कौन गिल्टी है और कौन ही है। रेरा के उसमें नहीं रहे, रेरा में मालूम है कि बिल्डर की तरफ से कुछ जायज़ थी तभी कस्टमर आया है, तो ये थोड़ा इंक्लिनेशन कस्टमर की तरफ। अब उसमें क्या है कि एक बार कस्टमर से हियरिंग होने के बाद में ग्राहक से वो उन्हीं चीज़ों को बेस बनाकर प्लस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अब उनके सामने जो हमने रखा, उसके बेस पर नेक्स्ट हियरिंग उसकी बिल्डर की होगी, उसके अंदर उसको जवाब देने कहा दे किस लिए डिले हुआ है। वो बिल्डर ने अगर बोलता है नहीं वो बॉम्ब स्फोट हो गया था, 144 लग गया था, भूकंप आ गया था, उधर कोई कोर्ट केस में स्टे आ गया था, ये सारी चीज़ें वो कुछ जो कुछ बताना है वो बताएगा, उसको रेरा को बताना है, उसको प्रूव भी करना है, कुछ एविडेंसेस है वो देना है उसने। तो उसका अगर कुछ बोलना चाहता है, इनोसेंस है कुछ जिसको 99 केसेस में इनोसेंस तो रहता नहीं है, रेरा को पता है, सबको पता है, फिर भी अब पूरे देश में है, कई कई इलाकों में कुछ वायलेंस होते रहते टूट फूट होता है, नुकसान होता है, कुछ फ्लडिंग होता है, कुछ होता है उसमें प्रोजेक्ट में खराबी हो जाती है, सामान के नुकसान होता है, 6 महीने साल खराब होता है, उस तरह के इवन वो चीज़ें जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी उसकी प्रोविजंस है कि वो क्या होती डिले के लिए। आपको जो इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट फ्रेमवर्क में है मैनेजमेंट का, उसमें अंदर भी ये है आर्बिट्रेशन में इसमें कि वो किन किन केसों में डिले को अलाउ किया जाता है। और ये चीज़ें भी ऐसी नहीं है, अगर मान लीजिए प्रोजेक्ट 2-3 साल पहले कुछ बातें हुई कि जिसकी वजह से प्रोजेक्ट डिले हो गया, तो उसके लिए एक प्रोसेस है, वो उनको ग्राहकों को लिखना होता है, कॉन्फिडेंस में लेना पड़ता है बिल्डर को कि बुलाकर उनके साथ मीटिंग करके या पत्रवार या कम्युनिकेशन करके कि यहाँ भूकंप हुआ है, नुकसान हुआ है या बॉम्ब स्फोट हुआ है, क्या हुआ है, उसकी वजह से अभी 6 महीने साल मैं आपको पोजीशन डिले करके दूंगा। इस तरह से वो कम्युनिकेशन हुए रहते हैं, वो रिकॉर्ड बनना पड़ता है, वही केसेस में डिले एक्सेप्टेबल होता है। ऐसा नहीं कि आपने ब्लाइंडली अभी हवा में जाकर आप उधर जाकर बोलोगे कि ये
कभी भी आपने किसी तरह का कम्युनिकेशन ग्राहकों के साथ नहीं किया कि डिले अगर पूछने जाते हैं ग्राहक तो नहीं, वो पार्टनर पेमेंट नहीं दे रहा है, मार्केट डाउन है, सेल नहीं हो रहा है, ये होना है, ये जो रीजंस होते हैं रेरा के पास चलने वाले नहीं। वैलिड रीजंस, उसके लीगली सस्टेनेबल रीजंस देने पड़ेंगे, और वो उन्हीं केसेस में रेरा उसको एक्सेप्ट करेगा कि उसको डिले अगर उन्हीं वो ऐसे थोड़े केसेस हो भी सकते हैं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि जनून केसेस जिसके अंदर डिले को एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन महाराष्ट्र में तो मैं कह रहा हूँ, महाराष्ट्र पीसफुल स्टेट है, यहाँ तो 99 केसेस में इस तरह की कोई स्थिति नहीं होगी। प्रोजेक्ट के अगर डिले हो गए तो उसके लिए बिल्डर सरासर उसका जो मिसमैनेजमेंट है, फिनेंशियल हो या फिर और चीज़ हो, उनका इंटेंशन नॉन इंटेंशन, उसी वजह से प्रोजेक्ट डिले हो जाता है, और कोई जुनून होगा नहीं, मुझे ये इतना लगता है। तो अभी उसने वो हियरिंग में देना है उसको, और अगर वो उसके बाद क्या होता है कि जो 60 डेज हियरिंग होने के बाद उसके बाद क्या है कि जो आपके डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद 60 डेज मुझे उसके बीच में हियरिंग होती है, उसके बाद आपका जो 60 डेज पीरियड खत्म होना है उससे पहले उसका वर्डिक्ट आपको कम्युनिकेट किया जाता है उनकी तरफ से। सिंपल, दिस इज द प्रोसेस। जो बिल्डर ने कॉम्पेंसेशन देना है, क्या करना है, या फिर जो आपके एमिनिटीज रिलेटेड या और जो आपके कंप्लेंट के कंटेंट्स हैं उसके रिलेटेड जो भी आपको ये करना है, रेरा को एडजुडिकेट करना है, वो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर आपको ये करेगा, उसको मेंबर का सिग्नेचर होकर आपको वर्डिक्ट वो दिया जाएगा। तो ये है पूरा प्रोसेस इसका कंप्लीट करने का। अब मैं आपको आगे इसका जो ये है ऑनलाइन में फॉर्म कैसे भरना है, उसके डॉक्यूमेंटेशन कैसे अपलोड करना है, उसका पेमेंट जो है, एक कंप्लेंट के लिए 5,000 रुपये आपको पेमेंट करना है, जिसके अंदर GST एक 65 रुपीज़ होगा, मतलब 5,065 रुपीज़ आपको पर कंप्लेंट आपको उसका फॉर्म भरने के बाद वो पेमेंट सेक्शन में चला जाता है, वहाँ से आपको ऑनलाइन पेमेंट जो नॉर्मली करते हैं उस तरह से पेमेंट हो जाता है। पेमेंट होने के बाद वो प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो वो प्रोसेस में डेमो आपको एक्सप्लेन करूँगा